हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इस मतलब चैनल पे तरह तरह की चीज़ें मैं आपकी जानकारी के बढ़ाने के लिए लाया करता हूं, जो साधारण रूप से और एकेडमिक रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में 10 सवाल, मतलब एक वीडियो में मैं 10 सवालों को प्रैक्टिस सेट की तरह सामने रखता हूं और उस पर आपको बताता हूं और उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसको भी थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। तो आइए समय नष्ट न करते हैं और आपका देखते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल क्या है? अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय सुलह कुल का उल्लेख करता है? 10वां, 12वां, 15वां, 11वां? तो इसका सही उत्तर है 12वां। देखिए, भारत में 2 शासक का नाम आप हमेशा सुने होंगे, एक अशोक और एक अकबर। अब बहुत से लोग इस पर बहुत सारी चीजें बातें करती हैं और होनी भी चाहिए। मान के चलिए कि कोई इतिहास में पुरुष हुए हैं, कोई राजा हुए हैं जिन्होंने राजनीति की है, बहुत सी चीजों को प्रभावित किया है, तो उन पर विवेचना होनी चाहिए। सही गलत जो भी है सब चीज का होना चाहिए। लेकिन इन दोनों की जो महानता कही जाती है, या इन दोनों को इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है कि इन्होंने पावर के सर्वोच्च स्थान को छूने के बाद भी कट्टरता नहीं दिखलाई। याद रखिए, ये एब्सोल्यूट पावर के मालिक थे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो साधारण सा पावर अधिकृत करेंगे, तरह तरह की चीजें लागू शुरू कर देंगे। ये करो, वो करो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वैसा करो, वैसा करो। बहुत सारे इतिहास में ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने धार्मिक नीति, अपने आर्थिक नीति, अपने सामाजिक नीतियों से अपने अपने साम्राज्य को बर्बाद कर लिया। जिस अकबर की अभी हम बात कर रहे हैं, उसी कुल में मात्र 4 पीढ़ी के बाद औरंगजेब हुआ जिसने सबको नष्ट कर दिया। हालांकि एक्सट्रीम पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन नष्ट कर लिया। तो अशोक और अकबर का नाम इसलिए लिया जाता है कि इन्होंने उस नीति का प्रयोग किया जो भारत की मूल भावना में थी। याद रखिए, जियो और जीने दो, साथ ही सबके साथ रहना। वो जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का है ना, सबका साथ सबका विकास, वही वाली नीति का एक नया रूप है। उस समय भी था। अशोक बौद्ध था, पहले शैव था, फिर बौद्ध बना। बौद्ध बनने के बाद उसके पास तो पूरा पावर था, सबको पूरे ऑल ओवर इंडिया को बौद्ध बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि देखो, सब रहो, जियो और जीने दो के सिद्धांत जो था महात्मा बुद्ध का, उसको उसने अच्छा सा पालन किया। इसीलिए अशोक को महान माना जाता है। सेम चीज अकबर के साथ भी था, उसने भी यही काम किया। वो चाहता तो बहुत सी चीजें कर सकते थे, जैसे पहले क्या कहते हैं, सल्तनत काल में हो रहा था, या उसके पहले जितने भी आक्रमणकारी जो भी थे कर रहे थे, उसने ऐसा नहीं किया। उसने समन्वय की नीति अपनाई। याद रखिए, समन्वय की नीति अपनाई, कट्टरता की नीति नहीं। हाँ, मैं एक ऐतिहासिक पुरुष के नाम पर ये नहीं कर रहा हूं कि वो सर्वोच्च और सबसे सही थे। विवेचना होनी चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, हम भी कर रहे हैं। तो जो धार्मिक संश्लेषण वाला बात होता है, उसमें अशोक और अकबर का इसलिए नाम लिया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं बता दूं, इन दोनों का नाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि इन्होंने बहुत बड़े एम्पायर बनाए थे। इसलिए लिया जाता है कि ताकत के शिखर पर होने के बाद भी इन्होंने समन्वय की नीति अपनाई, अशोक ने भी और अकबर ने भी। और ये शुरुआत में ही नहीं, ऐसे नहीं थे, शुरुआत में भी कट्टर थे। धीरे धीरे इन्होंने इस चीजों को समझा और किया। राजनीति में ये सब होते रहता है। तो 12वां था। अगला प्रश्न है कि पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1918, 1917, 1915, 1921? सही उत्तर है 1918। 1918 में प्रथम अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? यानी कि हमारे देश का सर्वोच्च कमांडर, समादेष्टा कौन है? तो उत्तर है भैया राष्ट्रपति, और कोई नहीं। हमारे देश के रक्षा सेनाओं के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इसी चीज को बार बार पूछता है। कभी पूछेगा रक्षा सेनाओं के प्रमुख कौन है, दूसरा पूछेगा प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश कौन है। याद रखिएगा, हमारे देश में सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत में सामुदायिक निर्वाचक, क्या लिखे हैं जी, संप्रदाय, हम ही लिखे, हम ही गड़बड़ा गए। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रथम प्रयोग किया गया। सांप्रदायिक मतलब कम्युनल रूप से अलग अलग निर्वाचक मंडल का प्रयोग किया गया। पहला मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा चेम्सफोर्ड सुधार 1919, तीसरा 1833 का एक
या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब भी इस तरह का आए कि प्रारंभ किस में किया गया, मार्ले मिंटो सुधार। एक थे लाट साहब और एक थे सेक्रेटरी, इन दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल बनाया और उस प्रपोजल में बोला कि देखो भारत में चुनाव तो होंगे, क्योंकि भारतीय लोग चुनाव की मांग कर रहे थे, कांग्रेस वाले चुनाव की मांग कर रहे थे, मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था 6 में। तो इन्होंने बोला कि भाई चुनाव चाहिए, बड़ा बहुत अच्छा चुनाव करो, लेकिन अपने लोगों का चुनाव आप अपने कीजिएगा। मतलब मुसलमानों का चुनाव मुसलमान करेंगे, हिंदू का चुनाव हिंदू करेंगे। भाई ये तो गलत चीज़ था। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग जब अलग अलग चुनाव की बात करेंगे तो अलग अलग चीज़ों के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे के तरह तरह के कुकृत चीज़ों को उभारेंगे। बहुत बात देखिएगा आप, धार्मिक चुनाव में ऐसा होता है कि एक दूसरे के धर्म को लोग गाली देते हैं, जब गाली देंगे तो उत्तेजना बढ़ेगी, उत्तेजना बढ़ेगी तो मारापीटी करेंगे, मारापीटी करेंगे तो अंग्रेज उन्हें समझाने बुझाने आएंगे और समझा बुझा के जो अच्छा चीज़ होगा लेके चले जाएंगे, बाकी जाहिलियत में रख देंगे। वर्तमान में आप भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब पूरे देशों को देख सकते हैं, व्यापार करने की जगह ये लोग युद्ध कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। खैर इस सब का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार से। जानते हैं जो मार्ले थे इन्होंने बोला भी था कि हम 20 की दांत बो रहे हैं। सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े क्या बोलते हैं भारत के सर्वा इंग्लैंड में मालिक थे। इन्होंने बोला कि हम 20 के दांत बो रहे हैं और इसका फल इतना जहरीला होगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। सोचिए 1909 में ही इनको पता था, मार्ले साहब पता तो मिंटो साहब को भी था, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की यह नीति थी कि बांटो और राज करो, उसी के तहत उन्होंने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी, मांग कर दी। हालांकि ये मुस्लिम लीग का मांग भी था, उनका यह मांग था कि हमारे हक और हुकूक जो हैं यहाँ के साधारण जनता से अलग है। बहुत लोग उसको हिंदुओं से बोलते हैं, हिंदू नहीं, जितने भी जनता हैं उनसे हमारा अलग है। मतलब हम जो मुसलमान हैं हमारा अलग है और हमको अलग चाहिए। लेकिन ये बताने में असमर्थ हो गए, यानी कि जो क्या कह सकते हैं मुस्लिम लीग के सदस्य ये बताने में असमर्थ हो गए कि भाई जो नहीं मान रहे हैं उसको आप कैसे करेंगे। यानी कि मास लेवल पे अधिकतर ऐसे मुस्लिम लोग थे या मुस्लिम नेता थे जो मुस्लिम लीग के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि देखिए हम हजारों साल से साथ रह रहे हैं, ठीक है कुछ कस्टम हमारे अलग अलग हैं, लेकिन हमें साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, जैसा अभी भारत में बना हुआ। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रथम प्रयोग किया गया मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला है अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, श्रावस्ती, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है चंपा। चंपा जो थी वो बंदरगाह टाइप का था और अंग महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर, बिहार का भागलपुर एवं मुंगेर जो है वो इसी चंपा प्रदेश में अंग महाजनपद में आता था। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को, अब देखते हैं अगले 5 सवाल को। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो प्रश्न होते हैं ये तरह तरह की जगहों से हम खोज खास के लाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बेंगोला महासागरीय धारा है, यहाँ 2 ही ऑप्शन हमने दिया है, शीत जलधारा यानी कि ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। तो सही उत्तर है शीत जलधारा। बेंगोला जलधारा देखिएगा नीचे में है अफ्रीका के पास, समझ में आ जाएगा कैसे ये ठंडी जलधारा है। सो डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। डॉप्सन यूनिट किसकी इकाई है या डॉप्सन यूनिट में क्या नापा जाता है? दर्जनों बार पूछा गया है। ओजोन को, ओजोन की जो मोटाई है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है हमारे पृथ्वी के ऊपर क्षोमंडल के बाद में या आप क्षोमंडल के आसपास में देखिएगा कि एक परत पाई जाती है जिसे आप कहा जाता है, तो कहीं कि श्रीमान क्षोमंडल में नहीं इसमें पाया जाता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मतलब धरती और धरती के कुछ एक ऊंचाई के बाद एक ओजोन O3 की परत पाई जाती है जो कभी मोटी होती है कभी पतली होती है। हालांकि अभी उस पर शोध ही हो रहे हैं, स्पष्ट कुछ वैसा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उसकी जो मोटाई है वो घटते जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी शोध है, पूर्ण नहीं है, माना गया। अब पहले तो नहीं था, फिर भी अंटार्कटिका दोनों ध्रुवों पर उसका मोटाई घट जाता था। तो CFC कारण है लेकिन परीक्षाओं के लिए, लेकिन स्पष्ट कोई अभी कारण नहीं है। डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है ओजोन को। विकास की हिंदू दर की अवधारणा दी गई थी जोसेफ के द्वारा, किन्स के द्वारा, राजकृष्णा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राजकृष्णा के द्वारा। विकास की हिंदू दर का मतलब हो गया विकास बहुत थोड़ा, धीमी और बहुत ठंडी गति से हो रही थी। तो इसको परिहास के रूप में विकास का हिंदू दर नाम दे दिया गया था, बहुत बार पूछा गया है। ये राजकृष्णा को
इन्हें इस थ्योरी की वो क्या कहते हैं फैलाया था या स्थापित किया था। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर थी, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर थी अंजलि रामगोपाल, सुश्री रमा सेन, रमा देवी शंकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अंजलि रामगोपाल। अंजलि रामगोपाल जो हैं वो भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर। अब है प्रश्न बोनी। बोनी किस प्रजाति की फसल है? बोनी किस प्रजाति की फसल है? आलू, टमाटर, सेब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है टमाटर। बोनी जो है टमाटर की एक प्रजाति है जिसमें इसके उपज दर को बढ़ाया गया है, सुडौल रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये था आज का हमारा 10 का सवाल। बने रहिए मेरे साथ ताकि आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।